वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 195 I want to love you। अब तक कार्तिक की बातों का मतलब बेला अच्छे से समझ रही थी, मगर आज शर्म के बजाय उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जिसमें एक साथ अनगिनत जज्बात छिपे हुए थे। बेला ने कार्तिक के सर से अपना सर जोड़ते हुए कहा, तुम पागल हो, तुम सच में पागल हो कार्तिक। अब आगे। कार्तिक ने जवाब में कुछ नहीं कहा। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने बेला की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। कुछ सेकंड्स बाद अचानक कार्तिक को अपने गाल पर गर्म गीलापन महसूस हुआ। कार्तिक ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसके आंखों के ठीक सामने बेला का सुंदर चेहरा था। बेला की आंखें बंद थी और उसके एक कोने से आंसू की बूंदें छलककर कार्तिक के गाल पर गिरा था। कार्तिक का हैंडसम चेहरा एकदम से काला पड़ गया। बेला के नर्म आंसू उसे कांटे की तरह चुभ रहे थे। वाइफी, कार्तिक ने बेला का आंसू साफ किया और पूछा, ये आंसू क्यों? बेला ने कोई जवाब नहीं दिया। आंखें खोलकर बेला खामोशी से कार्तिक को देखने लगी। उसकी हल्की लाल सुंदर आंखों में अनगिनत शिकायतें और नाराजगी दफन थी। कार्तिक ने गहरी सांस लेकर दोबारा बेला को अपने सीने से लगा लिया। बेला ने उसके किसी एक्शन का विरोध नहीं किया। कार्तिक बेला के बालों में अपनी कठोर उंगलियां चलाते हुए उसे कंफर्ट देने की कोशिश करने लगा। उसके बाल मक्खन से भी ज्यादा मुलायम थे। काफी वक्त बाद कार्तिक ने कहा, आई एम सॉरी वाइफी, मैं तुमसे ये सब छिपाना नहीं चाहता था। मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा, वरना मैं जानता हूं तुम मुझे ये सब नहीं करने देती। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब नॉर्मल हो चुकी थी। 2 बूंद आंसू के अलावा उसके आंखों से आंसू नहीं बहे थे। बेला ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है कार्तिक? मैं कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर निकाल लेती। तुम्हें इतना खतरा मोलने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सोचा है? कार्तिक ने बेला की बात काटते हुए कहा, वाइफी, तुम पर यकीन था, इसीलिए ये सब किया मैंने। अगर आज तुम यहाँ ना आती तो मैं अब तक मर चुका होता, मगर मुझे तुम पर यकीन था। मैं जानता था तुम सब हैंडल कर लोगी। बेला उसकी बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुई थी। उसे कार्तिक के हरकतों पर गुस्सा, चिढ़, निराशा और प्यार एक साथ आ रहा था। बेला ने कार्तिक की नीली आंखों में देखते हुए कहा, झूठ झूठ कह रहे हो तुम। अगर तुम्हें सच में मुझ पर यकीन होता तो तुम ये सब नहीं करते। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ देते, मगर तुम्हें लगा मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ। कोई ऐसे ही आएगा और हमें अलग कर देगा, मगर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं लाचार और कमजोर बनकर सब कुछ सहती रहूंगी। यही सोचा था ना तुमने? बताओ मुझे, यही आया था ना तुम्हारे दिमाग में? बेला की बातें सुनकर कार्तिक ने अपनी आंखें बंद कर ली। बेला का दिमाग जिस दिशा में जा रहा था, उस दिशा में उसने कभी सोचा ही नहीं था। कार्तिक ने गहरी सांस लेकर कहा, वाइफी, आई एम अ मैन। कार्तिक के शब्द सुनते ही बेला खामोश से उसे देखने लगी।
कार्तिक ने बेला के चेहरे पर बिखरे बालों का लट कान के पीछे किया, जो बार बार कार्तिक के चेहरे को भी छू रहे थे। कार्तिक ने आगे कहा, अगर मुझमें अपनी वाइफ और फैमिली को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी ही ना हुई तो मैं कैसा मर्द। मुझे तुम पर ना ही कभी कोई डाउट था वाइफी, और ना ही कभी होगा। मैं जानता हूं तुम मेरी मदद के बगैर भी सब कुछ कर सकती हो। आगे भी जो होने वाला है उसे भी तुम अकेले हैंडल कर लेती, मगर मेरा क्या, खुद से नजरें कैसे मिला पाता मैं। वो मर्द ही क्या जो अपनी वाइफ और फैमिली को बेशकीमती खजाने की तरह पैम्पर और प्रोटेक्ट ना कर सके। कार्तिक की पूरी बातें सुनने के बाद बेला का दिल पिघल गया। उसकी सारी नाराजगी और शिकायतें पलक झपकते ही कहीं गायब सी हो गई। कुछ पल पहले बेला को एक सेकंड के लिए ऐसा जरूर लगा था कार्तिक उसे कमजोर आंक रहा है, मगर असलियत ये नहीं थी। कार्तिक बस इतना चाहता था कि कुछ मामलों में बेला उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, और एक प्राउड मैन होने के नाते उसका ऐसा सोचना स्वाभाविक भी था। बेला ने उसके सीने पर अपना दोनों हाथ टिकाते हुए कहा, तो तुमने इतना सब सिर्फ अपने मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया, अपनी जान खतरे में डाली, सिर्फ अपने मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। कार्तिक ने जवाब में उसका गाल सहलाते हुए कहा, नॉट एट ऑल वाइफी। I didn't do this to satisfy my male ego. I did it to satisfy your man's male ego. कार्तिक की बात सुनकर बेला की आंखें सिकुड़ गई और वो बुरी तरह कार्तिक को घूरने लगी। अपने पागलपन का जिम्मेदार भी यह आदमी उसे ठहरा रहा था। कार्तिक उसकी आंखों में देखते हुए अचानक आगे बढ़ा और उसने बेला के होठों पर हल्का किस कर लिया। बेला कुछ नहीं बोली। हालांकि प्रतिक्रिया जताते हुए बेला के हाथों की पकड़ कार्तिक के कंधों पर कस गई। कार्तिक ने एकदम से अपनी पोजीशन बदली। अब बेला बेड पर पीठ के बल के लेटी हुई थी और कार्तिक पूरी तरह से उसके ऊपर आ चुका था। कार्तिक ने बेला की दोनों कलाई पकड़ बेड पर प्रेस किया। वो उसके ऊपर झुकता जा रहा था। बेला ने उसे रोकते हुए कहा, कार्तिक, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? रिकवर किए हुए मुश्किल से 5 मिनट नहीं हुआ और तुम्हें ये सब करने का सूझ रहा है। छोड़ो मुझे, पहले मैं रघुनाथ को बुलाकर लाती हूँ। वो तुम्हें। कार्तिक ने बेला की बात काटते हुए कहा, मुझे रघुनाथ की नहीं तुम्हारी जरूरत है वाइफी। आई वॉन्ट टू लव। मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। उसकी आवाज धीमी और सेडविक टफ थी। बेला के कान हल्के लाल हो गए। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। जब कार्तिक ने झुकाकर उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया और उसे पैशनेलिटी किस करने लगा, बेला के शब्द उसके मुंह में ही घुट कर रह गए। उसके दिमागी ख्याल भी बदल चुके थे। उसका दिल और दिमाग कार्तिक के इन्फ्लुएंस में आ चुका था। एक लंबी गहरी किस के बाद कार्तिक ने बेला के होठों को तब छोड़ा जब बेला की सांसें उसका शरीर त्यागने को तैयार हो चुकी थी। बेला ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने सांसों को काबू करने लगी। उसके हाथों की पकड़ कार्तिक के दोनों कंधों पर कस चुकी थी। कार्तिक बगैर रुके बेला की नेक, चीन और कॉलर बोन पर किस करने लगा। इस दौरान उसकी उंगलियां लगातार बेला के शर्ट का बटन खोलती। बेला के गहरी सांसें भरते हुए अपने होठ भींच लिए, मगर वो चाह कर भी अपनी सिसकियों और आहों को काबू नहीं कर पाए। कमरे की दीवारों से टकराती बेला की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी।
जो किसी भी इंसान को उत्तेजित कर सकती थी। कार्तिक ने पलक झपकते ही बेला का शर्ट निकालकर फर्श पर फेंक दिया। खुद तो कार्तिक पहले से ही शर्टलेस था। कपड़ों के नाम पर उसके शरीर पर सिर्फ एक काला बॉटम था। कार्तिक ने बेला की कलाई छोड़ दी, जो कुछ सेकंड्स बाद अपने आप ही आकर उसके गले में लिपट गए। कार्तिक धीरे धीरे बेला की बॉडी के हर उस हिस्से को चूमने लगा जिसे छूने से भी बेला कतराया करती थी। कुछ ही मिनटों बाद कार्तिक ने अपना और बेला का बाकी कपड़ा बाहर निकालकर फर्श पर फेंक दिया। कमरे का माहौल बेहद ही गर्म और इंटेंस हो चुका था। कार्तिक ने खुद को और बेला को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। अगली सुबह दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने कार्तिक की नींद तोड़ दी। बेला उसके बाहों में सुकून से सो रही थी। ब्लैंकेट के अंदर उन दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। कार्तिक ने प्यार से बेला के फोरहेड पर किस किया और फिर वो बेड से नीचे उतारा। नाइट स्टैंड के बगल में मुड़ा हुआ सफेद टॉवल रखा हुआ था। कार्तिक अपनी कमर पर टॉवल लपेटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने कमरे का दरवाजा खोला। बाहर सूर्यांश, रघुनाथ और नागा खड़े थे। कार्तिक को देखते ही नन्हा नागा रघुनाथ के पीछे छिप गया। उसकी सुंदर सफेद नीली आंखों में अजीब किस्म का डर नजर आ रहा था। रघुनाथ ने पूछा, मेरे मालिक, आपको होश आ गया? अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? कार्तिक ने ठंडेपन से कहा, मैं ठीक हूं। तुम सब इतनी सुबह सुबह यहां क्या कर रहे हो? रघुनाथ ने जवाब में कहा, कुछ खास नहीं, हम बस आपको देखने आए थे। देख लिया, अब जाओ यहां से। अगले कुछ घंटों तक मुझे डिस्टर्ब मत करना, कार्तिक ने कहा। जिसे सुनने के बाद रघुनाथ, सूर्यांश वहां से चले गए। नन्हा नागा भी खुद को छिपाते हुए वहां से भाग गया। उसे डर था कहीं कार्तिक फिर उसे पहले की तरह अपने पैरों तले कुचल ना दे। दरवाजा बंद कर कार्तिक वापस कमरे में आया। बेला आराम से बेड पर सो रही थी। ब्लैंकेट उसके शरीर से पूरी तरह हट चुका था, जिसकी वजह से उसके शरीर के हर एक हिस्से पर मौजूद निशानियां स्पष्ट रूप नजर आ रही थी। कार्तिक गहरी सांस लेकर बेड के पास आया। उसने नीचे से ब्लैंकेट उठाकर बेला को कवर किया और उसके बगल में लेटते हुए उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। बेला ने अपनी आंखें हल्की खोलकर कार्तिक को देखा और फिर वो उसके बाहों में सिमट कर सो गई। कार्तिक ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ धीरे धीरे बेला की खुली पीठ पर चल रहे थे। बेला ने आंख खोले बगैर कहा, कार्तिक, स्टॉप इट। स्टॉप व्हाट वाइफी? अपना हाथ रोको उसे, मुझे गुदगुदी हो रही है। बेला की बात सुनकर कार्तिक रुकने के बजाय और ज्यादा सेडिक्टिवली बेला की पीठ और लोअर बैक पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। कार्तिक की हर एक छुअन बेला की बॉडी में सिहरन पैदा कर रही थी। उसका सोना दुश्वार हो चुका था। बेल ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोली। कार्तिक का हैंडसम चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था।
बेला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम नहीं रुकोगे। कार्तिक ने उसके गाल पर किस करके कहा, बिल्कुल नहीं। इतने दिनों बाद तुम मेरे पास आए हो, मैं इतनी आसानी से कैसे रुक सकता हूं? कार्तिक की बात सुनकर बेला उसे अविश्वास भरी नजरों से घूरने लगी। पूरी रात कार्तिक ने उसे सोने नहीं दिया था। सुबह वो 2 घंटे पहले ही सोई थी और अब कार्तिक दोबारा से शुरू हो गया था। बेला ने तुरंत करवट बदल ली। अब उसकी पीठ कार्तिक की तरफ थी। कार्तिक के हाथ एक पल के लिए रुके और फिर उसने तुरंत ही बेला के पेट पर हाथ रख लिया। बेला ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, प्लीज मुझे सोने दो, मैं बहुत थक चुकी हूं। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसने कोई हरकत की, जिसे बेला ने ग्रीन सिग्नल की तरह समझ लिया और वो उसके बाहों में सिमट कर सो गई। तकरीबन 10 मिनट बेला को अपनी गर्दन पर कार्तिक के गर्म होठों का स्पर्श महसूस हुआ। बेला ने अपनी होठ भींचते हुए कहा, कार्तिक। कार्तिक ने उसके नेक पर किस करते हुए कहा, हम। बेला ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत अपनी कमर से टॉवल निकालकर फर्श पर फेंक दिया और बेला की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपने और करीब खींच लिया। बेला की बंद आंखें एकदम से खुल गई। उसकी बॉडी अकड़ चुकी थी। कार्तिक की कठोरता वो स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रही थी। कार्तिक ने बेला गाल से अपना होठ रब करते हुए कहा, क्या अब तुम्हें समझ आया मुझे क्या चाहिए वाइफी? बेला ने अपना सर टेढ़ा करके कार्तिक की तरफ देखा, जो डिजायर भरी नजरों से उसे देख रहा था। बेला ने धीमे स्वर में कहा, तुम बदल गए हो। बेला की बात सुनते ही कार्तिक की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। आगे क्या होगा? क्यों कहा बेला ने ऐसा? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। CH-196 किडनैप। अब तक कार्तिक ने बेला गाल से अपना होठ रब करते हुए कहा, क्या अब तुम्हें समझ आया मुझे क्या चाहिए वाइफी? बेला ने अपना सर टेढ़ा करके कार्तिक की तरफ देखा, जो डिजायर भरी नजरों से उसे देख रहा था। अब आगे बेला ने धीमे स्वर में कहा, तुम बदल गए हो। बेला की बात सुनते ही कार्तिक की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था, बेला अचानक उसके ऊपर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही है। कार्तिक ने कहा, What do you mean वाइफी? बेला ने जवाब में कहा, You have become too greedy। हालांकि पहले भी तुम कोई संत नहीं थे, मगर आज तुम पहले से ज्यादा, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं? कार्तिक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ रहा हूं, मगर मुझे खुद इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। शायद ऐसा मेरे अंदर आए बदलावों की वजह से हो रहा है। मेरी नींद बढ़ चुकी है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी वाइफी। कार्तिक की बातें सुनकर बेला का सुंदर चेहरा गंभीर हो गया, जिसे देखकर कार्तिक के होठों पर छिपी हुई कुटिल मुस्कान उभर आई। बेला ने कहा, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। कार्तिक को बस इसी बात का इंतजार था। बेला को उसने पूरी तरह अपने बातों के जाल में फंसा लिया था। कार्तिक ने बेला के चेहरे पर किस करते हुए कहा, यू आर टू गुड वाइफी। बेला कुछ नहीं बोली, उसके गाल और नाक लाल होने लगे थे। कार्तिक ने उसका पेट सहलाते हुए अपना हाथ नीचे की तरफ बढ़ाया और अगले ही बेला ने बेड सीट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया।
देखते ही देखते बेला का माथा पसीने से लथपथ होता चला गया। उसके हाथों की पकड़ बेडशीट पर इतनी ज्यादा कस चुकी थी मानो वो बेडशीट कभी भी फट जाएगी। तकरीबन 3 घंटे बाद कार्तिक शावर लेकर बाथरूम से बाहर आया। बेला मुंह के बल बेड पर लेटी हुई थी। उसके अंदर उंगली हिलाने तक की ताकत नहीं बची थी। कार्तिक बेडरूम से अटैच्ड दूसरे कमरे में गया, जहां ओपेरा पैलेस की तरह ही उसके अनगिनत क्लोथ कलेक्शन मौजूद थे। वो कमरा किसी राजा के आलीशान क्लोजेट रूम जैसा था। कार्तिक चेंज करके बाहर आया। उसने पोलो नेक टी शर्ट और ब्लैक बॉटम पहन रखा था, जिसमें वो बेहद ही आकर्षक नजर आ रहा था। उसके माथे पर बिखरे बाल और आंखों में मौजूद संतुष्टि उसके चार्म को कई गुना ज्यादा बढ़ा रही थी। कार्तिक चलकर बेड के पास आया। उसके हाथ में एक शर्ट था। कार्तिक ने बेला के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया। बेला को शावर उसने पहले ही दिला दिया। कार्तिक ने बेला को अपना शर्ट पहनाया तो बेला अपनी आंखें हल्की खोलकर उसे देखने लगी। कार्तिक उसके शर्ट के बटन लगा रहा था। बेला ने धीमे स्वर में पूछा, ये कौन सी जगह है? कार्तिक ने जवाब में कहा, हिमालय। बेला ने फिर से पूछा, तुम यहां पहले भी बहुत बार आ चुके हो? मैंने क्लोजेट रूम में देखा था, वहां तुम्हारे बहुत सारे कपड़े हैं। मैं अक्सर यहां आता जाता रहता हूं, कार्तिक ने कहा। उसने बेला को शर्ट पहना दिया था। कार्तिक ने बेला के फोरहेड पर किस करके कहा, क्लोजेट रूम में राइट साइड तुम्हारे कपड़े हैं। चेंज करना हो तो वहां से कर लेना, फिलहाल रेस्ट करो। बेला ने जवाब में हल्का सिर हिला दिया। कार्तिक ने नाइट स्टैंड पर रखी जूठी प्लेट उठाई, जिससे बेला ने थोड़ी देर पहले खाना खाया था। कार्तिक प्लेट लेकर कमरे से बाहर चला आया। बाहर खड़े सूर्यांश ने जैसे ही कार्तिक के हाथ में जूठी प्लेट देखी, वैसे ही उसने आगे बढ़कर कार्तिक के हाथ से प्लेट ले लिया और किचन की तरफ चला गया। कार्तिक लिविंग एरिया में आकर काउच पर बैठ गया। वहां रघुनाथ और नागा भी बैठे हुए थे। कार्तिक ने उंगली के इशारे से नागा को अपने पास आने को कहा। जवाब में नागा अपना छोटा सा सर तेजी से ना में हिलाते हुए खुद में सिमट गया। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ नजर आ रहा था। कार्तिक की आंखें ठंडी पड़ गई। नागा का बर्ताव उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कार्तिक ने अपना हाथ हल्का उठाया और अगले ही पल नन्हे नागा का गर्दन कार्तिक के हाथ में था। कार्तिक ने कठोरता से कहा, मैं जो कहूं उसे तुरंत मान लिया करो। बात ना मानने वाले बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नन्हा नागा तेजी से अपनी पलकें फड़फड़ाने लगा, मानो उसे कार्तिक की बातें अच्छे से समझ आ गई हो। कार्तिक ने नागा को अपने ठीक सामने सिंगल सीटर काउच पर बिठाया। नागा अपनी पलकें झपकाते हुए मासूमियत से कार्तिक को देख रहा था। कार्तिक ने नागा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? नागा ने अपना छोटा सा सर हाँ में हिला दिया। कार्तिक ने फिर से कहा, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। नन्हे नागा ने दोबारा अपना सर हाँ में हिला दिया। कार्तिक ने काउच से अपनी पीठ टिकाते हुए कहा, अगर अपनी जान प्यारी हो तो मेरी वाइफी से दूर रहना है। तुम सिर्फ उसके नौकर हो। हमेशा अपनी हद में रहना, वरना तुम्हारा वजूद मिटाने में मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा। नागा ने तुरंत जवाब में कई बार अपना छोटा सा सर हाँ में हिला दिया। अपने लिए नौकर शब्द सुनकर नागा को बुरा नहीं लगा था, बिल्कुल भी नहीं। आत्मांश उसकी दुनिया में अपने मालिक के नौकर ही कहे जाते थे। नागा के दुनिया के मुताबिक अगर मालिक अपने आत्मांश को अपना नौकर समझना बंद कर देता है तो इसका मतलब होता है मालिक आत्मांश से अपने सारे रिश्ते तोड़ रहा है। कार्तिक ने आगे नागा से कुछ नहीं कहा। हमेशा लापरवाही से बर्ताव करने वाले नागा ने कार्तिक के सामने ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की जिससे कार्तिक को गुस्सा आ जाए।
उसे कार्तिक से बहुत डर लगता था। क्यों? ये तो नागा ही जाने। रघुनाथ ने सावधानी से पूछा, मेरे मालिक, अब आगे क्या करने का सोचा है आपने? हमारा अगला कदम क्या होगा? रघुनाथ का सवाल सुनकर कार्तिक ने टी टेबल से सिगार का पैकेट उठाया। उसे जवाब देने की कोई जल्दी नहीं थी। कार्तिक ने आराम से सिगार के पैकेट से सिगार निकाला। अपने होठों के बीच सिगार दबाते हुए कार्तिक ने सिगार जलाया, जिसके धुएं ने कुछ ही पलों में कार्तिक का हैंडसम चेहरा घेर लिया। कार्तिक ने सिगार का लंबा कस भरते हुए कहा, जिसे जो करना है करने दो। मैं फिलहाल कुछ नहीं करना चाहता हूँ। लोगों को अपनी बर्बादी के लिए मुझे अच्छी वजहें देने दो। मुंबई, ओल्ड कपूर मैंशन। अचानक मिसेज लीसा की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए रेयांश और आदित्य को मुंबई आना पड़ा था। रॉकवेव सिटी में बेला और कार्तिक नहीं थे, इसीलिए समय को भी वो दोनों अपने साथ ही ले आए थे। मिसेज लीसा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर रेयांश की तरफ मुड़ी। आदित्य और समय उसी कमरे में काउच पर बैठे हुए थे। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर कपूर, आपकी दादी माँ बूढ़ी होती जा रही है। बढ़ती उम्र के साथ ऐसी दिक्कतें आना आम बात है। मैंने कुछ मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर दी है। उसे लेने के बाद आपकी दादी माँ पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। कोई घबराने वाली बात नहीं है। Your grandmother has a very mild form of dementia and Alzheimer's. रेयांश ने जवाब में हल्का सिर हिलाया। डॉक्टर मिसेज लीसा के कंडीशन के बारे में रेयांश को अच्छे से बताने के बाद अपनी टीम के साथ वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वरुण भी वहां आ चुका था। रेयांश को घूरते हुए वरुण बोला, मुझे समझ नहीं आता, ये लोग मॉम की कंडीशन के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताते हैं? मैं मुंबई में ही रहता है। अगर ये लोग मुझे मॉम के बारे में बताएंगे तो मैं जल्दी यहाँ आ पाऊंगा, मगर नहीं, यहाँ के सर्वेंट्स को तो सीधा रॉकवेव सिटी कॉल करना है। रेयांश ने जवाब में कहा, मैं सर्वेंट्स को कह दूंगा। आगे से वो लोग दादी माँ के बारे में सबसे पहले आपको ही बताएंगे। वरुण ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर उसने मिसेज लीसा की तरफ देखा, जो गहरी नींद से सो रही थी। वरुण ने रेयांश के पास आकर धीमे स्वर में कहा, भतीजे, तुम्हारा बाप कहाँ है? मैंने सुना वो पिछले 2 महीनों से लापता है। वरुण का सवाल सुनकर रेयांश ने उसकी तरफ देखा। वरुण दिखा तो नहीं रहा था, मगर जब से उसने कार्तिक के लापता होने की खबर सुनी थी, तब से ही उसे कार्तिक की चिंता होने लगी थी। होती भी कैसे नहीं, कार्तिक उसका जुड़वा भाई था। रेयांश ने बिना भाव के कहा, अगर आपको डैड की चिंता है और उनके बारे में जानना है तो उनके वापस आने के बाद खुद उनसे ही इस बारे में पूछ लीजिएगा। रेयांश की बात पर वरुण ने कंधा उचकाते हुए कहा, चिंता? मुझे भला तुम्हारे बाप की चिंता क्यों होगी? क्या तुम भूल गए, हम दोनों दुश्मन हैं। मैं भला अपने दुश्मन की चिंता क्यों करूंगा? मैं तो बस जानकारी के लिए पूछ रहा था, ताकि उसके वापस आने के बाद मैं उसे बर्बाद करने की अच्छी स्ट्रेटजी बना सकूं। वरुण की बात सुनकर रेयांश ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी मूर्ख को देख रहा हो। आदित्य ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, रे ब्रो, मुझे एक जगह जाना है, क्या मैं जा सकता हूं? रेयांश ने जवाब में कहा, हम जाओ, मैं यहां हूं। आदित्य कमरे से बाहर निकला। वरुण भी उसके पीछे आया। आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए वरुण ने कहा, भतीजे, मैंने सुना ईरा ने तुझे रिजेक्ट कर दिया। अगर तुम्हें ईरा सच में पसंद है तो मुझे बताओ। तुम्हारा चाचा उसे किडनैप करने में तुम्हारी मदद करेगा। वरुण की बात सुनते ही आदित्य के कदम ठहर गए। उसने आंख सिकोड़कर वरुण को घूरा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। आदित्य ने कहा, ये सब आपको कैसे पता चला? उस आरव ने बताया। वरुण ने बेफिक्री से कहा, हाँ, उसी ने बताया, मगर तुम ये सब छोड़ो, मुद्दा ये नहीं है। तुम मुझे बस ये बताओ, क्या तुम्हें ईरा चाहिए? तुम्हारा चाचा? आदित्य ने वरुण की बात काटते हुए कहा, क्या आपको पता नहीं है, अक्षत अंकल वापस आ चुके हैं? वरुण ने जवाब में कहा, वापस आ गया तो क्या? मैं उससे डरता थोड़ी ना हूं।
अगर मेरे भतीजे को उसकी बेटी पसंद करता है तो उसे अपनी बेटी की शादी मेरे भतीजे से करानी ही होगी। अगर उसने सीधे तरीके से मेरी बात नहीं मानी तो मैं उल्टे पैतरे आजमाने को भी तैयार हूँ। आफ्टर ऑल, बात मेरे भतीजे की खुशी की है। वरुण की बात सुनते ही कहा, चाचा ऐसा कुछ मत करना प्लीज, मैं ईरा को कन्विंस कर लूंगा। अपने भतीजे पर थोड़ा भरोसा रखिए। मैं शादी से पहले अपना डाइवोर्स नहीं करवाना चाहता हूं। प्लीज अपने अंदर के प्यार के भंवर को थोड़ा शांत कीजिए। मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। आदित्य की बात सुनकर वरुण सोच में डूब गया। आदित्य की आस भरी नजर वरुण के ऊपर ही टिकी हुई थी। आदित्य बिल्कुल नहीं चाहता था उसकी शादी की शहनाई बजने से पहले ही उसका चाचा अपने प्यार से सागर में बाढ़ लाकर उसकी शादीशुदा जिंदगी उजाड़ दे और उसके होने वाले ससुर को नाराज कर दे। वरुण ने कहा, ठीक है, 2 महीने हैं तुम्हारे पास भतीजे। अगर 2 महीने के अंदर मुझे पता ना चला कि मैं दादा बनने वाला हूं तो मैं ईरा को किडनैप करके उसकी शादी तुमसे कराऊंगा। वरुण की डिमांड सुनते ही आदित्य के भाव एकदम से बदल गए। ईरा मां नहीं बन सकती थी, इसीलिए उसने उससे शादी करने से मना किया था। और वरुण कह रहा था उसे 2 महीने के अंदर दादा बनना है। आदित्य ने कहा, चाचा आपको पता है ना मुझे छोटे बच्चों से कितनी नफरत है। वो लोग बहुत अननोइंग होते हैं। हाँ, मैं जानता हूं भतीजे, मगर अपने बच्चों से नफरत नहीं होती है। मेरा यकीन मानो, मुझे भी तुम्हारी तरह ही पहले बच्चों से बहुत नफरत था, मगर तुम दोनों के आने के बाद मुझे बच्चे उतने भी बुरे नहीं लगते थे, और फिर आन्या के आने के बाद तो मुझे बच्चों से प्यार हो गया। वरुण ने कहा, आन्या उसकी बेटी थी। आदित्य दृढ़ता से बोला, नहीं नहीं, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, चाहे वो कितने ही प्यारे क्यों ना होते हो, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। उसके लहजे में एक एग्रेशन था। वरुण ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, ठीक है, मत करना बच्चे, कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर हाँ, अगले 2 महीने के भीतर मुझे वो दृश्य देखना है जिसमें तुम और ईरा एक साथ एक घर के एक बेडरूम में रहो। समझ आई बात? आदित्य ने जवाब में हल्का सिर हिलाया और अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। वरुण जाती हुई कार की देखते हुए बोला, मेरा भोला भतीजा, तुम टेंशन मत लो, भले ही तुम्हारे बाप को तुम्हारी फिक्र ना हो, मगर तुम्हारा चाचा तुम्हारी हैप्पी लव लाइफ डिजाइन करेगा। मेरा वादा है। आगे क्या होगा? कहां गया है आदित्य? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 197 में गए हूं। अब तक आदित्य दृढ़ता से बोला, नहीं नहीं, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, चाहे वो कितने ही प्यारे क्यों ना होते हो, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। उसके लहजे में एक एग्रेशन था। अब आगे वरुण ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, ठीक है, मत करना बच्चे, कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर हाँ, अगले 2 महीने के भीतर मुझे वो दृश्य देखना है जिसमें तुम और ईरा एक साथ एक घर के एक बेडरूम में रहो। समझ आई बात?
आदित्य ने जवाब में हल्का सिर हिलाया और अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। वरुण जाती हुई कार की देखते हुए बोला, मेरा भोला भतीजा, तुम टेंशन मत लो। भले ही तुम्हारे बाप को तुम्हारी फिक्र ना हो, मगर तुम्हारा चाचा तुम्हारी हैप्पी लव लाइफ डिजाइन करेगा, मेरा वादा है। वरुण ना जाने क्या क्या सोचते हुए आदित्य की जाती हुई कार को देखता रहा। अंत में उसने अपना फोन निकालकर कॉन्टेक्ट लिस्ट खंगालना शुरू कर दिया। अक्षत का नंबर वरुण के फोन में बेहुदा आदमी से सेव्ड था। वरुण के होठों पर अचानक तिरछी मुस्कान तैर गई। वरुण ने अक्षत के कॉन्टैक्ट डिटेल का स्क्रीनशॉट लिया, फिर उसने उसका नंबर एडिट करके को फादर इन लॉ से सेव कर लिया और उसका भी एक स्क्रीनशॉट लिया। अब उसने ऐसा क्यों किया था, ये तो वरुण और उसका दिमाग ही जाने। रॉकवेव सिटी। अक्षत अकेले समुद्र के किनारे जमीन पर बैठा हुआ था। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। हवाओं में बर्फ घुली हुई थी और ठंड की वजह से आधा से ज्यादा समुद्र भी जम चुका था। अचानक अक्षत के कानों में किसी के कदमों की आहट पड़ी। अक्षत ने सर घुमाकर देखा। चार्ली उसकी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में महंगी वाइन की बोतल थी और दूसरे में 2 वाइन ग्लास। अक्षत उससे नजरें हटाकर दोबारा सामने शून्य में देखने लगा। चार्ली उसके बगल में आकर बैठ गया। कार्तिक से चार्ली की बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर अक्षत से उसकी काफी बनती थी। चार्ली ने वाइन बोतल ओपन करते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, आपको ठंड नहीं लगती है क्या? इतनी ठंड में एक पतली शर्ट पहने बैठे हुए हो, क्या आपके ऊपर भी चेयरमैन का साइड इफेक्ट पड़ गया है? अक्षत ने हल्का मुस्कुराकर जवाब में कहा, हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। संगत का असर तो सब पर पड़ता है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। अक्षत की बात सुनकर चार्ली ने आहें भरते हुए दोनों वाइन ग्लास में वाइन फिल किया और एक वाइन ग्लास अक्षत की तरफ बढ़ा दिया। हालांकि अक्षत ने वाइन ग्लास नहीं लिया। वो बड़े गौर से वाइन ग्लास और वाइन बोतल को देखने लगा। चार्ली ने ग्लास थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहा, ले लो, सिस्टर बेला के वाइन कलेक्शन से चुरा कर लाया हूँ। 20 साल पुरानी वाइन है। चार्ली की बात सुनकर अक्षत ने उसके हाथ से ग्लास ले लिया और उसे सूंघ कर देखा। चार्ली ने वाइन का सिप लेते हुए कहा, सिर्फ स्मेल ही नहीं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सिस्टर बेला की वाइन कलेक्शन यूरोप की सबसे बेहतरीन वाइन कलेक्शन कही जाती है। लोग मरते हैं उनकी वाइन कलेक्शन से वाइन टेस्ट करने के लिए। आप लकी हो जो बगैर कोई एफर्ट डाले आपको इतना डिलीशियस वाइन मिल रहा है। चार्ली की बात सुनकर अक्षत ने वाइन का सिप लेते हुए कहा, क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ? लेजेंडरी बेला रिचर्ड और रॉकवेव के द ग्रेट चेयरमैन का को फादर इन लॉ समधी हूँ मैं। मेरे लिए भाभी जी की वाइन कलेक्शन से वाइन टेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्षत की बात सुनते ही चार्ली की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। भले ही चार्ली कहीं ना कहीं जानता था अक्षत सच कह रहा है, मगर वो द ग्रेट चार्ली था। वो भला कैसे इतनी आसानी से मान लेता कि जो चीज बेला उसे नहीं देती है, वह चीज वो किसी और को आसानी से देगी। चार्ली ने एक घुट में ही ग्लास की पूरी वाइन पीते हुए कहा, ऐसा सिर्फ आपको लगता है मिस्टर राजवंश। सिस्टर बेला जब मुझे अपने वाइन कलेक्शन से वाइन टच नहीं करने देती हैं, तो आप किस खेत की मूली हो? सिस्टर बेला कभी आपको अपनी प्रीसियस वाइन कलेक्शन से वाइन नहीं देगी। आपको पता है, काम के अलावा सिस्टर बेला को 2 चीजों में इंटरेस्ट है, कार और वाइन। उनकी कार और वाइन कलेक्शन सिर्फ यूरोप की है नहीं, दुनिया की सबसे प्रेशियस कलेक्शंस में से एक है। जब सिस्टर बेला को माइग्रेन हुआ था, तब वो वाइन नहीं पी पाती थी। डॉक्टर ने उन्हें मना किया था, मगर फिर भी उन्होंने अपनी कलेक्शंस को किसी को हाथ लगाने नहीं दिया था। वो अपनी वाइन और कार कलेक्शन को लेकर बहुत पॉजिटिव है। यहाँ तक कि सिस्टर बेला मुझे भी अपने कलेक्शंस टच नहीं करने देती है। मुझे भी नहीं। मुझे शब्द पर चार्ली ऐसे जोर दे रहा था जैसे मानो वो बेला की सांसों का एक हिस्सा हो, और अगर वो ना रहा तो बेला जिंदा ही नहीं रह पाएगी। अक्षत ने कुछ पल तक चार्ली को गौर से देखा, जो बड़े ही गंभीर भाव के साथ अपनी वाइन ग्लास फील कर रहा था। अक्षत पहले हल्का मुस्कुराया और फिर वो एकदम से ठहाका मारकर हंसने लगा। वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिस चार्ली को दुनिया में किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो अकेले पूरी दुनिया के साथ बदतमीजी करने को तैयार रहता था,
जो अकेले पूरी दुनिया का क्रिटिसिज्म झेल सकता था। वो चार्ली बेला का जिक्र आते ही किसी छोटे बच्चे जैसा बिहेव करने लगता था। जबरदस्ती खुद को ऐसे पोर्ट्रेट करने लगता था जैसे बेला की जिंदगी में उससे ज्यादा अहमियत किसी की हो ही ना। चार्ली ने अपनी आईब्रो कसते हुए पूछा, क्या आप हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक सुनाया क्या? अक्षत ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, कोई जोक नहीं सुनाया तुमने। मुझे अचानक कुछ याद आ गया था, इसीलिए मैं हंसने लगा। खैर छोड़ो इन बातों को, मेरा ग्लास फील करो, खाली हो गया है। ये वाइन सच में बहुत टेस्टी है। चार्ली ने आगे बगैर ज्यादा सवाल जवाब किए अक्षत का वाइन ग्लास फील कर दिया। दोनों के बीच खामोशी छा चुकी थी, जिसे तोड़ते हुए अक्षत का फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। अक्षत ने अपना फोन चेक किया। वरुण ने उसे 2 इमेज सेंड करा था। पहले वरुण ने वो स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें अक्षत का नाम उसने बेहुदा आदमी से सेव करा था, और दूसरा स्क्रीनशॉट वह था जिसमें उसने अक्षत का नाम को फादर इन लॉ से सेव करा था। अक्षत की आंखें संदेह के साथ सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक वरुण का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। उसने उसे समधी के रूप में अपना कैसे लिया। कल तक तो वरुण उसे यह कहकर धमकी देता था कि अगर उसके बेटे ने उसकी भतीजी को जरा सा भी परेशान किया तो वो अपने अंडरवर्ल्ड के लोगों को कहकर उसके बेटे को टॉर्चर करवाएगा और वो उसे कभी अपने समधी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। मगर आज वो उसने उसका नंबर को फादर इन लॉ से सेवा किया। अक्षत ने रिप्लाई में लिखा, तुझे अब कौन सा नया दौरा पड़ रहा है? दिमाग ठिकाने पर तो है ना? तू जानता है ना को फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है? वरुण ने तुरंत लिखा, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, और अगर तुझे भी जानना है मैंने तुझे एक्सेप्ट क्यों किया है तो होटल रिंगस्टा आ जा, आज सारा खुलासा कर लेंगे। वरुण का मैसेज पढ़ते ही अक्षत के होठों के कोने मुड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था वरुण पागल हो गया है या फिर उसकी आंखें उसे धोखा दे रही है। काफी देर सोचने के बाद अक्षत ने लिखा, ठीक है, मेरा इंतजार कर, मैं अभी निकल रहा हूँ। आधे घंटे में मुंबई और 1 घंटे में होटल पहुंच जाऊंगा। वरुण ने जवाब में थम्स अप इमोजी सेंड किया। अपना फोन वापस पॉकेट में डाल अक्षत वाइन पीने लगा। वो दोनों तब तक ड्रिंक करते रहे जब तक वाइन खत्म नहीं हो गया। वाइन बॉटल और ग्लास डस्टबिन में डालने के बाद चार्ली अपना हाथ झाड़ते हुए इधर उधर टहलने लगा। अक्षत ने उठकर खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद अक्षत रुक गया। पलटकर अक्षत ने पूछा, चार्ली, आज तुम्हारे कोई एक्स्ट्रा प्लान्स है क्या? नहीं, कोई एक्स्ट्रा प्लान नहीं है। क्यों? आप क्यों पूछ रहे हो? मैं मुंबई जा रहा हूँ, वरुण ने बुलाया है, साथ आओगे? हाँ चलो। वैसे भी सिस्टर बेला यहाँ नहीं है, मैं अकेले यहाँ रहकर क्या करूँगा? चार्ली ने कहा। मुंबई। आदित्य ने अपनी कार एक विला के बाहर रोकी, जहां एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा था। उम्र उसकी आदित्य जितनी ही थी। दिखने में भी वह लड़का काफी हैंडसम था। आदित्य ने विंडो नीचे करते हुए कहा, अभे आज जा, बेस चलते हैं। अभे उर्फ अभिनव आदित्य का वही दोस्त था जिसे आदित्य और ईरा म्यांमार में रेस्क्यू करने गए थे। हाँ, आ रहा हूँ, 2 मिनट। अभिनव अपने केयरटेकर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। आदित्य ने कार की इंजन स्टार्ट की और कार आर्मी बेस की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने म्यूजिक सिस्टम ऑन करते हुए पूछा, आदि, वो तेरे साथ जो यंग एजेंट म्यांमार आया था, जो बहुत हैंडसम था, एजेंट एरिक, उसका कॉन्टेक्ट नंबर है क्या तेरे पास? अभिनव का सवाल सुनते ही आदित्य की आईब्रोज दिलचस्पी के साथ आपस में जुड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक अभिनव उससे ईरा के बारे में क्यों पूछ रहा है। आदित्य ने पूछा, क्यों? तुझे उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्यों चाहिए? अभिनव जवाब में हिचकते हुए बोला, एक्चुअली मुझे कुछ टेस्ट करना है। टेस्ट करना है? क्या टेस्ट करना है तुझे? यही कि क्या मैं गे हूँ? अभिनव की बात सुनते ही आदित्य ने एकदम से कार का ब्रेक दबा दिया, जिसकी वजह से उसकी कार रोड पर एस शेप बनाते हुए धक्के के साथ रुक गई। आदित्य ने हैरान नजरों से अभिनव को घूरा, जिसका हैंडसम चेहरा शर्म की वजह से हल्का लाल होने लगा था।
अभिनव ने सफाई देते हुए कहा, भाई तू मेरा सबसे करीबी है, इसीलिए तुझे बता रहा हूँ। जब से मैंने एजेंट एरिक को देखा है, तब से मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो लड़का हर रात मेरे सपनों में आता है। उसे पहली बार देखते ही मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी, पेट में तितलियां उड़ने लगी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एजेंट एरिक के लिए फील करने लगा हूँ। शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। मुझे उस छोटे लड़के से सच में प्यार हो गया। अभिनव अपने ही धुन में बोले जा रहा था, मगर उसके हर एक शब्द के साथ शांत आदित्य का ऑरा भयानक होता जा रहा था और उसकी नजरें खूनी हो चुकी थी, मानो वो अभिनव की हत्या कर देना चाहता हो। अभिनव ने अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद आदित्य की तरफ देखा, जो हल्की लाल होती खतरनाक आंखों से उसे घूर रहा था। अभिनव को लगा आदित्य को उसके सेक्सुअल इंटरेस्ट बदलने की वजह से गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो दोबारा अपनी सफाई देने लगा। अभिनव बोला, भाई आई स्वेयर, उस एजेंट एरिक को छोड़कर मुझे बाकी किसी लड़के के लिए ऐसी फीलिंग नहीं आती है, मगर उस एजेंट एरिक को देखते ही मैं। अभिनव की बातों को बीच में ही नजरअंदाज करते हुए आदित्य ने अभिनव को एक जोरदार लात मारा और अगले ही पल कार के दूसरे दरवाजे से उड़ते हुए अभिनव, जो आतंकवादियों के अत्याचार से पहले ही बहुत ज्यादा पतला हो चुका था, कट्टी पतंग की तरह उड़ते हुए मुंह के बल रोड पर जा गिरा। भाग्यवश वो लोग जंगल के इलाके में थे, इसीलिए किसी ने अभिनव को ऐसे गिरते हुए देखा नहीं। अभिनव ने हैरान नजरों से आदित्य की देखा, जिसने उसकी तरफ गन पॉइंट कर रखा था। आदि, क्या हो गया तुझे? किसी चुड़ैल की आत्मा आ गई है क्या तेरे अंदर? भाई तू ठीक है ना? अभिनव ने हकलाते हुए पूछा। मिलिट्री में अभिनव ने हमेशा आदित्य का शांत और स्ट्रिक्ट स्वभाव ही देखा था, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक आदित्य इतना अग्रेसिव क्यों है गया है। आदित्य ने ठंडेपन से कहा, वो सिर्फ मेरी है, अगर तूने दोबारा उसका ख्याल अपने दिमाग में भी लाया तो इस बंदूक की सारी गोलियां तेरे लोअर बॉडी में उतार दूंगा। आदित्य की बात सुनकर हैरान अभिनव और ज्यादा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आदित्य किसकी बात कर रहा है। आदित्य आगे कोई सफाई दिए बगैर कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। अभिनव आंखें फाड़े उसकी जाती हुई कार को देखता रह गया था। उसे एहसास तक नहीं था आदित्य की धमकी सुनकर उसके दोनों हाथों ने कैसे उसकी लोअर बॉडी पार्ट को कवर कर लिया था। वो सच में डर गया था। काफी वक्त बाद अभिनव कंफ्यूजन में अपना सर खुजाते हुए इधर उधर देखने लगा। उसने अपना फोन कार के डैशबोर्ड पर ही छोड़ दिया था। अब उसके पास फोन भी नहीं था जिससे वो किसी को कॉल करके बुला सके। जंगल में दूर दूर तक किसी इंसान का अता पता भी नहीं था। दूसरी तरफ आर्मी बेस जाने के बजाय आदित्य सीधा ईरा के बंगले पर आया, जहां नौकर ने उसे बताया ईरा काम पर गई है। आदित्य जानता था ईरा उर्फ एजेंट एरिक काम पर आर्मी बेस ही गया होगा, इसीलिए उसने अपनी कार आर्मी बेस की तरफ मोड़ दी। महल बेला जब सो गई उठी, तब शाम होने को आई थी। बेला ने जाकर चेंज किया। चेंज करने के बाद बेला कमरे से बाहर आई। लिविंग एरिया में सूर्यांश और नागा बैठे हुए थे और चेस खेल रहे थे। बेला ने नागा के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नागा ने तुरंत अपना छोटा सा सर नामे हिला दिया। बेला ने सूर्यांश से कार्तिक के बारे में पूछा तो सूर्यांश उसे लेकर महल के बैकयार्ड में आ गया, जहां कार्तिक रघुनाथ के साथ बैठा हुआ था। रघुनाथ कुछ कह रहा था जिसे कार्तिक खामोशी से सुन रहा था। बेला को देखते ही कार्तिक ने मीनिंगफुल नजरों से रघुनाथ की तरफ देखा, जिसे समझते हुए रघुनाथ उठ गया और वहां से जाते हुए बोला, आप दोनों बात कीजिए, मैं नागा और सूर्यांश को देखता हूँ, दोनों कभी भी लड़ना शुरू कर देते हैं। कार्तिक ने जवाब में कुछ नहीं कहा। बेला को सर हिलाकर ग्रीट करने के बाद रघुनाथ सूर्यांश के साथ वहां से चला गया। कार्तिक ने बेला की कलाई पकड़ी और उसे अपने गोद में बिठा लिया। बेला ने उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहा, हम वापस कब चल रहे हैं? रेयांश तुमसे नाराज है, तुम्हें उसे सफाई देनी होगी। 13 साल पहले तुम डीप स्लीप में नहीं गए थे, इस बारे में उसे पता चल चुका है।
कार्तिक ने जवाब में कहा, एक आखिरी काम बाकी रह गया है, उसे पूरा करके हम कल वापस चलेंगे। आगे क्या होगा? किस काम की बात कर रहा है कार्तिक? 13 साल पहले डीप स्लीप में नहीं तो कहां गया था कार्तिक? क्या करने वाला आदित्य आगे? क्यों बुलाया है वरुण ने अक्षत को मुंबई? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।